अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th चैप्टर का अल्काइल हैलाइड का आर्टिकल 10.5 जो है वो आपके सिलेबस का हिस्सा है और इसमें हम अल्काइल हैलाइड के रिएक्शंस के हवाले से जो है वो बात करेंगे। आमतौर पे अल्काइल हैलाइड जो है वो दो किस्म के रिएक्शंस शो करते हैं। पहली टाइप वो है कि जिसमें हैलोजन का एटम जो अल्काइल हैलाइड के अंदर होता है वो रिप्लेस किया जाता है या वो रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे एटम या ग्रुप के साथ। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल के अंदर हैलोजन का एटम होता है वो हैलोजन का एटम उतर जाएगा और उसकी जगह पे कोई दूसरा एटम या कोई दूसरा ग्रुप जो है वो उस हैलोजन की जगह ले लेगा। इन रिएक्शंस को हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या मुख्तसरन SN रिएक्शंस कह देते हैं। ये मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो जो दूसरा एटम या ग्रुप, लफ्ज़ और फ़िक्रे ज़रा गौर से सुनने, कि वो जो दूसरा एटम या ग्रुप जिसने हैलोजन की जगह लेनी है आकर, वो एक न्यूक्लियोफाइल की शक्ल में आता है, इसलिए हम इनको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या SN रिएक्शंस। और दूसरी कैटेगरी रिएक्शंस की वो है कि जिसमें अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन का एटम और साथ हैलोजन का एटम, दो साथ साथ वाले यानी कि जो कार्बन एटम्स होते हैं, एक कार्बन से हाइड्रोजन का एटम और साथ वाले कार्बन से हैलोजन जहाँ लगी हुई है वो हैलोजन का एटम जो है वो HX मॉलिक्यूल की शक्ल में निकल जाएंगे। मतलब एक एटम जो है कार्बन का उसके साथ हैलोजन लगी होगी और बिल्कुल साथ वाला जो एटम कार्बन का होगा उसके साथ हाइड्रोजन लगी होगी। तो वो साथ साथ वाले दोनों एटम जो हैं वहाँ से हाइड्रोजन और हैलोजन के एटम का रिप्लेस हो जाना, रिमूव हो जाना, खारिज हो जाना अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में से, इनको हम अंग्रेजी में एलिमिनेशन रिएक्शन या ई रिएक्शंस कहते हैं। एलिमिनेट का मतलब भी खारिज हो जाना होता है ना, तो एलिमिनेशन रिएक्शन या ई रिएक्शंस हम उनको कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन पे बाद में बात करेगा आपकी बुक में, वो पहले उसने आपको SN रिएक्शंस या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसके बारे में थोड़ी सी बात समझाई है। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के जनरल मैकेनिज्म के बारे में वो बात करने लगा है। इब्तदाई ढाई लाइनों में कुछ खास बात नहीं है, जस्ट उसने ये लिखा है कि इससे पहले कि हम आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तफसील में लेके जाएं तो हम पहले न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को इन जनरल देख लेते हैं कि जनरली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो हैं वो क्या होते हैं। तो उस हवाले से वो एक छोटा सा मैकेनिज्म जो है ओवरऑल प्रोसेस का वो उसने आपको पहले समझा दिया है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है। आपकी बुक में यहाँ उसने हैलोजन के एटम की जगह पे L का लफ्ज़ लिखा है, लेकिन आप ये बात याद रखें कि ये L से मुराद असल में हैलोजन का एटम ही है, क्योंकि L वो इसलिए इसको कह रहा है क्योंकि इसने मॉलिक्यूल को छोड़ के निकलना है, यानी कि लीव करना है, इसलिए इसको लीविंग ग्रुप का नाम देने की वजह से वो हैलोजन के एटम को L के लफ्ज़ से यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो बहरहाल ये कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप L से मुराद अपने जहन में क्लियर रखें कि ये हैलोजन का ही एटम है, लेकिन इसको लीविंग ग्रुप के तौर पे कंसिडर किए जाने की वजह से वो इसको L कह रहा है। तो हैलोजन जो है उसकी चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए जो कार्बन का एटम है यहाँ पे उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये NU- का मतलब है कि ये कोई न्यूक्लियोफाइल है। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे वैसे हमारी अभी थोड़ी देर बाद तफसीली बात भी होनी है, लेकिन चूंकि मैं आपको 8th चैप्टर में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में तफसीली बात बता चुका हूँ, इसलिए आपके जहन में ये आइडिया मौजूद होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह जो होती है या पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज जगह जो होती है उसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर या इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ कार्बन अपनी नेचर में इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो हमेशा चूंकि ऑपोजिट चीज़ें ही एक दूसरे से रिएक्ट करती हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल ने इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर ही अटैक करना है।
तो लिहाजा न्यूक्लियोफाइल जो है जब वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, अटैक का मतलब ये है कि वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना चाह रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड पहले ही बने हुए हैं। लिहाजा जब ये अटैक करेगा तो ये जो लीविंग ग्रुप है ये पूरा बॉन्ड यहाँ से खींच के निकल जाएगा, यानी कि हैलोजन का एटम यहाँ से अलग हो जाएगा और इस हैलोजन की जगह पे ही न्यूक्लियोफाइल ने उसके साथ अपना बॉन्ड बना लेना है। तो समझ लें कि ये न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अपना बॉन्ड बना लिया और ये जो लीविंग ग्रुप था हैलोजन का एटम वो यहाँ पे L- की शक्ल में, यानी लीविंग ग्रुप की शक्ल में यहाँ से निकल गया। अब ये L- इसलिए कह रहे हैं कि ये पूरा पेयर यहाँ से लेके वो निकल रहा है, यानी कि वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके चला जाता है, इसलिए ये पूरा पेयर लिविंग ग्रुप के पास ऊपर समझेंगे पड़ा हुआ है और इसलिए ये L- है। और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब भी ये है कि इसके पास पूरा पेयर है जो उसने यहाँ पर रख के फिर तो बॉन्ड बना लेना है कार्बन के साथ। तो ये इस तरह एक जनरल मैकेनिज्म उसने आपको बता दिया है कि ओवरऑल जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड का होता है उसमें काम इतना ही होता है कि न्यूक्लियोफाइल आता है, वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करता है, हैलोजन के एटम को लिविंग ग्रुप के तौर पे निकाल देता है और ख़ुद कार्बन के साथ वो न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड बना लेता है। तो ये आपकी समझ लें कि इस तरह फाइनल प्रोडक्ट जो है वो बन जाती है। आपकी बुक में कार्बन के ऊपर नीचे वाले ये 2 बॉन्ड मिसिंग हैं, तो वो बहरहाल आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि इसको हमने कहा कि ये न्यूक्लियोफाइल है, ये जो लिविंग ग्रुप निकला है इस पे भी अगर आप गौर करें तो इसके ऊपर भी माइनस का चार्ज है, जिस तरह इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर माइनस का चार्ज था। इसका मतलब है कि ये भी असल में एक न्यूक्लियोफाइल ही कहा जा सकता है, या ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की शक्ल में ही यहाँ से रिमूव होता है। तो आपकी बुक में उसने यही चीज़ बयान की है कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो इनकमिंग ग्रुप है Nu- वो एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है जी, और L- जो है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल ही होता है, उसका जिक्र वो न्यूक्लियोफाइल के हवाले से करेगा भी। तो बहरहाल ये Nu- जो है ये न्यूक्लियोफाइल है। आपको 8th चैप्टर में मैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में तफसीली बता चुका हूँ, लेकिन आपकी बुक में यहाँ फिर उसने ज़रा दोबारा फिर सही मानों में यहीं एक्सप्लेन किया है। 8वें चैप्टर में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का सिर्फ नाम आता है लेकिन उसकी तफसील नहीं है, तो वो तफसील में वैसे तो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन उसने वो बातें अब यहाँ पर लिखी हैं कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, ठीक है जी, और इसके पास एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या दूसरे लफ्ज़ों में जिसको आप लोन पेयर कहते हैं वो अवेलेबल होता है बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी दूसरे एटम के साथ। और दूसरे लफ्ज़ों में आप यूं कह लें कि इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जिनकी वजह से ये दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयरिंग के लिए प्रोवाइड कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है बॉन्ड बनाने के लिए, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन डोनर भी आप एक किस्म का कह सकते हैं। और आगे उसने लिखा है कि ज़्यादातर केसेस में ये बेस होती है। अगर आपको याद हो तो बेस की भी मुख्तलिफ डेफिनेशंस होती हैं। बेस भी इलेक्ट्रॉन डोनर चीज़ को ही बाज़ दफ़ा हम कहते हैं, यानी जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हों दूसरे को देने के लिए, डोनेट करने के लिए, उसको हम बेस कहते हैं कि ये अपनी नेचर में बेस है। तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल भी अपनी नेचर में बेस कहा जा सकता है। और आखिरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। अब नेगेटिवली चार्ज तो आप यहाँ भी देख रहे हैं Nu- या ये L-, ठीक है, लेकिन न्यूट्रल से मुराद ये है कि उनके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, लेकिन उनके पास लोन पेयर्स की शक्ल में इलेक्ट्रॉन दस्तयाब होते हैं। जैसे आप यूं कह लें कि वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, इसका मतलब है कि ये भी एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। या जैसे अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो अब इन पे बज़ाहिर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल मालिक्यूल्स हैं, लेकिन चूंकि लोन पेयर्स मौजूद हैं और ये लोन पेयर्स डोनेट कर सकते हैं, इनकी मदद से बॉन्डिंग कर सकते हैं, इसलिए इनको भी हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियोफाइल। आपकी बुक में उसने बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं
वो मिसाल दी हुई है, उसमें वाटर की भी, अमोनिया की भी मौजूद है, वाटर की भी मौजूद है, और भी बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं उनको बतौर न्यूक्लियोफाइल उसने टेबल के अंदर दिया हुआ है। तो आप उनमें से जितनी आसानी से याद रख सकते हैं एग्जाम्पल्स को याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल भी यहाँ उसने साथ ही एक्सप्लेन कर दिया है कि इलेक्ट्रोफाइल का लफ्जी तर्जमा जो है वो तो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। तो वो बता रहा है कि ये वो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हासिल करने की ख्वाहिश होती है। तो जारी बात है इलेक्ट्रॉन हासिल करने की ख्वाहिश वही रखेगा जिसके पास अपने ज़ाती इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन लविंग कहते हैं। वो कहता है कि अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में जो कार्बन का एटम होता है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से अपने ऊपर पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज शो करता है, वो कार्बन एटम जो अल्काइल ग्रुप का होता है जो कि हैलोजन के साथ डायरेक्ट अटैच होता है, वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जो है उसे आप कह सकते हैं कि वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, या दूसरे लफ्जों में वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है ये भी न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज में तो जैसे आपने देखा कि ये एक मिसाल उसने दी है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। बाकी पॉजिटिवली चार्ज की कोई और मिसाल अगर आप इलेक्ट्रोफाइल के हवाले से देखना चाहें तो उसमें जैसे कि आपने पीछे चैप्टर नंबर 9 में सल्फर ट्राईऑक्साइड की मिसाल देखी थी कि सल्फर ट्राईऑक्साइड में उसके इर्द गिर्द इस तरह 3 ऑक्सीजन्स लगी होती हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज लिखा था हमने, तो ये सल्फर भी यहाँ पे समझें कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। या जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन के इर्द गिर्द 2 ऑक्सीजन्स यूँ होती हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन भी समझें कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो इस तरह पॉजिटिवली चार्ज कोई भी एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो मौजूद हो मॉलिक्यूल के अंदर वो समझ लें कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें तमाम ऐसे मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉनी जोड़ा हासिल करने की सलाहियत रखते हैं अपना ऑक्टेट पूरा ना होने की वजह से, लेकिन उनके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, वो समझ लें कि इलेक्ट्रोफाइल्स ही होते हैं। मसलन जैसे आपको याद होगा 9th चैप्टर में लीवस एसिड का लफ्ज़ हम बार बार बोलते रहे हैं और मैंने बहुत सारी लीवस एसिड की मिसालें भी आपको दी थी कि जैसे फेरिक हैलाइड है, इसमें ये जो मरकज़ी आयरन का एटम है इसका ऑक्टेट पूरा ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा ले सकता है, या बोरोन ट्राईफ्लोराइड है BF3, या एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड है AlCl3, ये सारे जो हैं इनमें ये जो मरकज़ी एटम्स हैं इनके ऑक्टेट पूरे ना होने की वजह से दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए ये सारे इलेक्ट्रॉन लविंग हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की लिस्ट में शुमार किए जा सकते हैं। उसके बाद आपकी बुक में उसने लीविंग ग्रुप की बात की है। वो कहता है कि ये जो L- है जिसको हम कह रहे थे कि ये न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल तो बहरहाल है ही है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसको हम यहाँ पे नाम क्या देते हैं, लीविंग ग्रुप का। वो मैंने शुरू में बताया था कि L का वर्ड जो है वो लीविंग ग्रुप के लिए है, और ये लिविंग ग्रुप कहलाता है क्योंकि ये डिपार्ट का मतलब है ये जुदा हो रहा है अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल में से एक इस तरह इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा यहाँ से निकाल के, तो ये इस तरह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जो कि यहाँ से अलग हो रहा है, इसलिए इसको लिविंग ग्रुप हम कहेंगे। अब आगे उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि इफ वी विश अ एसएन रिएक्शन टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर हम ये चाहते हैं कि कोई एसएन रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड करे, वो आपको प्रोडक्ट बनाकर दे, तो फिर वो कहता है कि जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए बनिस्बत किसके, बनिस्बत ये जो लिविंग न्यूक्लियोफाइल है इसके मुकाबले में। मैं एक मिसाल देता होता हूँ अमूमन कि ये एक किस्म का यूँ समझ लें कि बदमाशी वाला ये हिसाब है कि अगर ये जो Nu- है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो ये ज़बरदस्ती यहाँ से इसको मजबूर कर देगा कि ये मालिक्यूल छोड़कर निकले और वो इसकी जगह ले सके, वरना अगर ये स्ट्रांगली यहाँ अटैच हुआ
और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल हुआ, इसका अटैक इतना स्ट्रॉन्ग ना हुआ, तो ये इस लीविंग ग्रुप को यहाँ से निकलने पे मजबूर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि एक एसएन रिएक्शन फॉरवर्ड चले और हमें प्रोडक्ट बना कर दे, तो फिर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए बनिस्बत किसके, डिपार्टिंग वन के, मतलब यहाँ से जाने वाले न्यूक्लियोफाइल के मुकाबले में, यानी लीविंग ग्रुप के मुकाबले में। बाकी फिर वो आपको आगे बता रहा है कि क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड और बाइसल्फेट आयन HSO4- वगैरह ये गुड लिविंग ग्रुप्स हैं। गुड लिविंग ग्रुप का मतलब है कि ये जो बहुत आसानी से मालिक्यूल छोड़ के निकल जाते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, उनको गुड लिविंग ग्रुप्स कहते हैं। जबकि हाइड्रोक्सल आयन, अल्कोक्सी ग्रुप का नेगेटिव आयन जो है और NH2- ये पुअर लिविंग ग्रुप हैं। मतलब ये है कि ये देर से निकलते हैं, ये इतनी इजीली मालिक्यूल छोड़ के यहाँ से सेपरेट नहीं होते। और आयोडाइड का जो जिक्र अभी हुआ था, उसमें आयोडाइड को दोबारा फिर उसने आगे लिखा है कि ये गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, मतलब ये अटैक करने पर आए तो ये एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है, और अगर ये लिविंग ग्रुप के तौर पे निकलने वाला हो तो ये बहुत आसानी से निकल भी जाता है मालिक्यूल छोड़ के, इसलिए इसको गुड लिविंग ग्रुप भी हम जो है वो कहते हैं। और आखिर में उसने फिर सबस्ट्रेट के मालिक्यूल पे बात की है। आपको पता है बायोलॉजी में सबस्ट्रेट हम आमतौर पे उस मालिक्यूल पे को कहते हैं जिसके ऊपर एंजाइम का मालिक्यूल अटैक करता है। अब यहाँ पे ये वाला जो अल्काइल हैलाइड का मालिक्यूल है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने आके अटैक करना है, उसे हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में सबस्ट्रेट मालिक्यूल कहेंगे कि ये सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है।